देखिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने सामान्य बातें बता दी थी। फिर एक बार थोड़ा उसका दोहरा दिया जाए, तब आपका शुरू किया जाए बेयर एक्ट से, यानी कि आपका प्रियम्बल से एकदम शुरू करेंगे हम, शुरुआती दौर से। बैठिए भाई। आपका देखिए, संविदा अधिनियम को पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस आपका आर्टिकल 372 है। दूसरा, संविदा अधिनियम केवल और केवल भविष्यलक्षी प्रभाव रखता है। तीसरा, किस तारीख को लागू हुआ, तो 1 सितंबर 1872 को। इसमें टोटल 11 अध्याय थे, लेकिन वर्तमान में 9 अध्याय बचे हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बना है कि कौन कौन अध्याय रिपील है, तो 7 और 11। 7 कब रिपील हुआ? 1930 में। 11 कब हुआ? 1932 में। अध्याय 7 कहाँ से कहाँ तक था, तो 76 से 123। और अध्याय 11 239 से लेकर 266 क्या प्रावधान था? अध्याय 7 में माल विक्रय, अध्याय 11 में भागीदारी। ये रिपील करके दो नए कानून बन गए, माल विक्रय अधिनियम 1930 और भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। ये एक आपका धारा 1 से लेकर 75 तक संविदा विध के सामान्य सिद्धांत है, और 76 से लेकर 266 तक में मूल रूप से 5 विशिष्ट प्रकार की संविधाएं थी, लेकिन 2 समाप्त अब कर दी गई है। कितनी विशिष्ट संविधाएं बची हैं? 3। एक आपका क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूत, दूसरा उपनिधान, और तीसरा अभिकरण। ये विशिष्ट संविधाएं हैं। भारत सरकार के संविदा के मामले में सेक्शन 299 लागू होगा, ये भी बिहार ने पूछा है। और अपकृत के मामले में आर्टिकल 300। जो भी भारत सरकार संविदा करेगी वह राष्ट्रपति के नाम से करेगी, और राज्य जब करेगा तो किसके नाम से? राज्यपाल। क्या इन संविदाओं के लिए ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति या राज्यपाल जिम्मेदार होंगे कि नहीं? नहीं होंगे। कौन वास्तव में जिम्मेदार होगा? जो इनके नाम पर क्या किया है कार्य। आर्टिकल बताया गया 361, यानी कि इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्पष्ट लिखा गया, अपने मन से नहीं बताया जा रहा है। अब आइए, संविदा नियम का बेयर एक्ट उठाइए। पहले शुरुआती दौर में आपका बेयर एक्ट देखा जाता है, और बेयर एक्ट में आपका देखिए ऊपर क्या लिखा है। भारतीय संविदा नियम 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 का नियम संख्या 9, यानी कि 1872 में गवर्नर जनरल ने जितने कानूनों पर हस्ताक्षर किया था, उसमें इसका क्रम चौथा था, 9वां। किस तारीख को हस्ताक्षर किया, वही निर्माण की तिथि होती है, जो दाहिने बगल आपका बेयर एक्ट में ऊपर दी गई है, 25 अप्रैल 1872। इसके बाद आइए, प्रियम्बल देखा जाए, यानी कि उद्देश्य का संविधाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। अब यहाँ थोड़ा एक दो शब्दों पर गौर करिए। संविधाओं से संबंधित जो कानून है उसके कतिपय भागों को, कतिपय भागों मतलब कुछ भागों को, अर्थात पहला क्वेश्चन आया कि क्या संविदा अधिनियम अपने आप में पूर्ण है कि नहीं, एग्जॉस्टिव है कि नहीं, यानी कि क्या संविदा के बारे में पूरा प्रावधान इसमें दिया गया है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि संविदा से संबंधित कुछ बातों के ही बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये कहाँ से नियम निकलता है? प्रियम्बल से ही, उद्देशिका से। तो बिहार का जो मॉडल है कि संविदा के तत्व और किन किन कानूनों में पाए जाते हैं, एक दिन मैं सामान्य बातों में बताया था। टीपीए में पाए जाते हैं, एसआरए में, माल विक्रय और भागीदारी अधिनियम। तो संविदा का भाग कौन सा भाग हो गया? 4 कानून। पूरक पूछे तो कौन बताया गया था? द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, 1908।
ये इतना याद रखें। अब आइए परिभाषित और संशोधित करना। एक शब्द आपका छूटा है जो अमूमन लिखा जाता है कभी काल, समेकित करना। परिभाषित करना मतलब कुछ शब्दों की परिभाषा। तो तुरंत क्वेश्चन बना है जे में कि संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषाएं दी गई हैं, 2 में। संशोधित करना मतलब कि पुराने नियमों में कुछ बदलाव लाना। तो जो पुराने नियम थे उसमें बदलाव लाकर कुछ नए नियम जोड़े गए। लेकिन एक शब्द आपका छूटा है, वह कंसोलिडेट करना, समेकित करना। समेकित करना शब्द का मतलब एक जगह एकत्र करना। क्योंकि संविदा से संबंधित सभी प्रावधान इस कानून में नहीं दिए गए हैं, अतः समेकित शब्द का यूज नहीं किया। लेकिन अब कहाँ, अब एविडेंस में जाकर क्वेश्चन बना है कि साक्ष्य अधिनियम का क्या उद्देश्य है। साक्ष्य को परिभाषित करना, साक्ष्य को समेकित करना, साक्ष्य को संशोधित करना, उपर्युक्त सभी। तो एविडेंस में पूछ ले तो क्या मारेंगे, उपर्युक्त सभी। संविदा अधिनियम क्या क्या उद्देश्य है, संविदा को परिभाषित करना, संविदा को संशोधित करना, विधि को, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संविदा अधिनियम में आएगा तो केवल 2 मारना है। कौन उद्देश्य नहीं है, तो समेकित। कौन उद्देश्य नहीं है, समेकित करना। कौन उद्देश्य है, परिभाषित। और दूसरा कौन, संशोधित। यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपी जो मॉडल है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पूछा है लेकिन एविडेंस में तो पूछा है इत्यादि में। तो हो सकता है कि वैसा क्वेश्चन नया आपका भुलावे के लिए कहाँ बना दे, कॉन्ट्रैक्ट में। अब आइए आपका प्रारंभिक बातें देखी जाए, यानी कि सामान्य बातें पहले दी गई रहती है। सामान्य बातें जो इस अधिनियम में दी गई है वह बिना अध्याय के दी गई है और धारा 1 से लेकर 2 तक। सामान्य बातें सेक्शन 1 से लेकर आपका 2 तक में दी गई हैं। सामान्य बातों में अमूमन 2-3 बातें ही रहती है। उस कानून का नाम रहता है, क्षेत्रीय विस्तार रहता है, और इन्फोर्समेंट डेट, यानी कि किस तारीख को यह कानून लागू हुआ, और कुछ शब्दों का इंटरप्रिटेशन या डिफिनीशन रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी यही प्रावधान है। धारा 1 में देखिए, धारा 1 में आपका थोड़ा बहुत जुरिस्प्रूडेंशियल व्यू से देखना है। ऐतिहासिक विचारधारा, हिस्टोरिकल स्कूल, सुबह मैं पढ़ा भी चुका हूँ, फिर एक बार एक लाइन कॉन्सेप्ट बनाया जाएगा। देखिए आपका संक्षिप्त नाम इस कानून का क्या होगा, तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। विस्तार वर्तमान में कहाँ है, तो संपूर्ण भारत में मार कर आइएगा। जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी हो गया है। डेट याद रखिएगा, कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। तीसरा आपका प्रवर्तन तिथि भी पूछा गया है कई बार कि संविदा नियम कब लागू हुआ, 1 सितंबर 1872। इसी तारीख को एक और कानून लागू हुआ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1 सितंबर 1872। तो नया जो मॉडल बन सकता है, किन 2 कानूनों में समानता पाई जाती है, नियमों में नहीं, लेकिन एक समानता कॉन्ट्रैक्ट और एविडेंस में जरूर है कि ये दोनों कानून एक ही तारीख को क्या हुए, लागू। किस तारीख को, 1 सितंबर 1872। अब जितने कानून, एक दिन मैं यही नियम बताया था प्री के लिए, यही नियम है कि जो कानून आपका है वह जिस तारीख को लागू हुआ वह तारीख एकदम रटा होना चाहिए। फिर मैं एक बार रटवा रहा हूँ और ये 10 बार कम से कम बताया जाएगा, क्योंकि माइनर के जितने कानून हैं उनको ही बताना है। तो 9 कानून उधर और इधर जुरिस्प्रूडेंस और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में तो यूएनओ लागू भाई बताया ही जाएगा। कल सुबह से आपका यूएनओ शुरू ही हो जाएगा आपका, क्योंकि लोगों को 2-3 सब्जेक्टों में भाई लोग ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं। एक जुरिस्प्रूडेंस में, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, और तीसरा सीपीसी में। ज़्यादा लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो प्रयास ये किया जाए सुबह के पीरियड में कि ये सब्जेक्ट पहले निकाला जाए, ताकि आपका
जो समस्या आ रही है वह दूर हो जाए। और आपका यह है कि लाख इन तीनों कानूनों में पढ़िए। 15 में आप 15 कम चांस हैं कर पाएंगे, 12-13 कर ले जाइए काफ़ी है। लेकिन कांटेक्ट टीपीए में तो गलत ना हो, आईपीसी में एविडेंस में खींचिए। इधर तो आप खींच सकते हैं ना, तो उधर मान के चलिए कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उधर की पूर्ति किधर करनी है, इधर कांटेक्ट टीपीए आपका सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस में इधर पूर्ति करिए। फिर एक बार देखिए आपका मैंने दो कानूनों में समानता ये है दोनों में कि यह एक ही तारीख को लागू हुआ। ऐसा क्वेश्चन आपका जे में जूरिस्प्रूडेंस में भी पूछा गया है कि किन दो विचारधाराओं में एक समानता पाई जाती है, नियमों में नहीं। तो ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक हिस्टोरिकल और एनालिटिकल में क्या विशेषता है कि ये दोनों जो विचारधारा है ये नेचुरल लॉ के या प्राकृतिक विधि के विरोध स्वरूप, प्रतिक्रिया स्वरूप या इसके अगेंस्ट में उत्पन्न हुई। यानी कि कल्पना का क्या हुआ, विरोध, और वास्तविकता पर ध्यान दिया गया। तो आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं और निश्चित रूप से वही क्वेश्चन आपको ज़्यादा पकड़ने हैं। जो एक किस देश का निवासी है, कौन सा सिद्धांत दिया, ये तो सभी लोग रट्टा मार कर जाएंगे। लेकिन मेन आपका जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वहीं अच्छे से तैयार करना है। अगला देखिए, इसके बाद आपका जैसे ही संक्षिप्त नाम विस्तार पढ़िए, तुरंत आपको रिलेट संविधान से करते रहिए। पिछली बार भी जे में आया और चांस भी रहता है। संविधान का संक्षिप्त नाम किस अनुच्छेद में, 393 में। संविधान का प्रारंभ किस अनुच्छेद में, 394 में। संविधान पूरी तरह कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। संविधान कितने भागों में लागू हुआ, 2 भागों में। कुल 16 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए और सभी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950। ये याद रखिए। यानी कि ये भी आपका BHU LLM में पूछा गया था कि संविधान कितने पार्ट में लागू हुआ, 2 भाग। किस अनुच्छेद में बताया गया है, 394। नाम किस में पिछली बार जे में आया कि संविधान का 60 टाइटिल कहाँ है, 393। एकदम भाई जुबान पर होना चाहिए। मैं फिर बता दूं, कौन से कानून किस तारीख को लागू हुए, पहले इस पर आइए। केवल कॉन्टेक्ट न चलाइए और न पढ़िए। यानी कि अब दिमाग 2 माह तक जो समय बचा है ये पूरी तरह हर एक कानून एकदम दिमाग में क्या होना चाहिए, रन करना चाहिए। 9 ला के और 9 जीएस के भी, अब आपका जीएस का भी। तो पहले डावरी एक्ट पूछ सकता है किस तारीख को लागू हुआ था, 1 जुलाई 1961। फिर आपका टीपीए आ जाइए, आपका 1 जुलाई 1882। कॉन्टेक्ट और आपका एविडेंस हो ही गया। आईपीसी आपका 1 जनवरी 1862। इसके बाद आपका आ गया सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974। सीपीसी 1 जनवरी 1908 को लागू हुई आपका। और हाँ 1909। आगे देखा जाए आपका सेविंग क्लाज पर आ जाए, विस्तार प्रारंभ हो गया। देखिए आपका सेविंग क्लाज तो आपका तुरंत जूरिस्प्रूडेंशियल व्यू से भी देखना है। ऐतिहासिक विचारधारा वाले ये बताते हैं कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। जो समाज में ट्रेडिशन रहता है, कस्टम रहता है, यूजेज रहते हैं, यानी कि जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, वही कानून हैं। विधि इतिहास की उपज है, संप्रभु द्वारा बनाई नहीं जाती। ये तो समाज में क्या की जाती हैं, पाई जाती है। ये वाक्य किसका है, सेवनी का है। और किस विचारधारा से पिछली बार आया है ये, विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती, किस विचारधारा का थीम है, ऐतिहासिक। अब कई क्वेश्चन पिछली बार के भी हम उठा रहे हैं, 10 तो क्वेश्चन अभी बता दिए गए केवल को रिलेट करके। यानी कि जो प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, क्या
जो ऐतिहासिक विचारधारा का मत है कि प्रथा और रूढ़ भी कानून है, ये आपका संविदा अधिनियम की धारा 1 में ही सेविंग क्लॉज दिया गया है, उसमें समाहित किया गया है। तो क्या कहा गया है कि अगर संविदा से संबंधित पुरानी कोई प्रथा है और इस अधिनियम के विरोध में नहीं है, तो वह प्रथा आज भी चलती रहेगी कि समाप्त हो जाएगी। लेकिन कब शून्य हो जाएगी? जब इस कानून के क्या हो, विरोध में। बस याद रखिए, अगर ये कानून जो हम पढ़ रहे हैं इसके विरोध में नहीं प्रथा, तो प्रथा कानून के साथ चलती रहेगी। और अगर विरोध में है तो क्या होगा? सेम। आप संविधान में जाइए तो संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) में ला को डिफाइन किया गया है और प्रथा तथा रूढ़ दो शब्दों को भी ला माना गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई प्रथा या रूढ़ है जो हमारे मूल अधिकारों के विपरीत है, तो वह प्रथा और रूढ़ उस मात्रा तक, उस लिमिट तक, उस सीमा तक क्या होगी? शून्य होगी कि वैध होगी कि अवैध होगी कि क्या होगी? तो पहली वरीयता क्या देंगे? शून्य। अवैध असंवैधानिक न देखिएगा, पहली वरीयता बातिल, वैध या शून्य देखिए। ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है। और पहला वरीयता आपको बेयर एक्ट की भाषा को देना है। फिर एक बार उदाहरण देखिए, जैसे कि सीआरपीसी में पूछा जाता है, लोग गलत करके आ जाते हैं, समन मामला क्या है? तो पहले दंड पर न जाइए, पहले बेयर एक्ट की भाषा देखिए, जो मामला वारंट मामला न हो। उसके बाद अगर ये शब्द न रहे तब आप दंड की मात्रा पर देखेंगे, लेकिन पहला शब्द किसको खोजेंगे? आपका जो वारंट मामला। एकदम बेयर एक्ट की भाषा पहले चारों ऑप्शन में खोदना है। अगर न मिले तब जो कंसेप्ट बनाया जाए उस पर ध्यान देना है, लेकिन पहली वरीयता हमेशा याद रखिए किस पर देनी है? बेयर एक्ट पर। अगला धारा 2 आइए, एक समाप्त हो गई। धारा 2 में आपका निर्वचन खंड है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि क्वेश्चन वाइज पहले देख लिया जाए। पहला जो क्वेश्चन आपका बना है, पहला जो क्वेश्चन आपका जे में बना है कि भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में निर्वचन या परिभाषाएं दी गई हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो धारा 2 में। दूसरा, एमपी ने क्वेश्चन एक नया मॉडल बनाया कि धारा 2 में कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है। तो अब शब्द पूछने लगा है, तो सभी को गिन लेना है। कितनी परिभाषाएं बेरेक में? 10। उसको लिख लीजिए, बेरेक पर ही कितनी परिभाषाएं हैं? आपका 10 परिभाषाएं हैं, ये भी याद रखना है। अब जो क्वेश्चन आपका बिहार में बना, आपका यूपी में बना, झारखंड में बना, हमें लगता है कि कम से कम एक क्वेश्चन सेट रहता है, लेकिन अधिकतम 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। बिहार में आपका बना वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आपका जो झारखंड में बना रिसिप्रोकल प्रॉमिस, व्यतिकारी वचन। भाई आपका कोरिलेट करके एक एक परिभाषा चला जाए। देखिए जो 2A में पहली परिभाषा है, एक बार फिर नए लोग भाई कंसेप्ट क्लियर रखिए, तब आपका मैंने उसको पढ़ाया जाए। पहला तो 2H से कंसेप्ट क्लियर रखना है। 2H में कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन दी गई है। संविदा के हमने कितने तत्व 2-3 दिन बताए थे? 2। एक करार हो और वह करार विधिता क्या हो? प्रवर्तनीय। अब पहले करार बनवाइए। करार की परिभाषा 2E में दी गई है। जब दोनों तरफ से वचन जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? करार। तो वचन की परिभाषा किस में दी गई है? 2B में। क्या ये पूछा जा चुका है कि प्रॉमिस कहाँ परिभाषित है? 2B। जो प्रपोजल क्या हो जाता है? स्वीकार। वहीं प्रपोजल किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका वचन में। तो प्रपोजल क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, प्रस्थापना क्या है और प्रतिग्रहण क्या है? तो प्रस्थापना की परिभाषा 2A में और स्वीकृति या प्रतिग्रहण की 2B। और
2B में आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन है, किसको किसको परिभाषित किया गया है, दो बातों को, एक प्रतिग्रहण को भी और दूसरा वचन को। तो ये क्वेश्चन आपका आया है कई बार। सही क्रम मिलाने के लिए तो पहले प्रपोजल, फिर यानी कि प्रपोजल, फिर दूसरा एक्सेप्टेंस। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ किस में कन्वर्ट हो गया, वचन में, तो तीसरा कौन क्रम आया, वचन। और दोनों तरफ से वादे हो गए तो क्या बन गया, करार। और करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर दिया तो संविदा। तो सही क्रम मिलाइए तो क्रम गलत ना होइए। प्रस्ताव, स्वीकृति, वचन, करार, संविदा, यही सही क्रम है। जैसे कि आप आपराधिक विधि में पढ़ते हैं, आशय, तैयारी, प्रयत्न और कार्य की पूर्णता। अपराध के कितने चरण, चार। पहला चरण कौन है, आशय, बिहार में पूछा भी गया था। दूसरा तैयारी, तीसरा प्रयत्न, चौथा कार्य की पूर्णता। चलिए देखिए 2A शुरू किया जाए भाई आपका। 2A में आपका जो कहा गया है वह आपका प्रपोजल की परिभाषा दी गई है, यानी कि प्रस्थापना की या ऑफर की दी गई है। अब देखिए आपका, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने से या प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी, प्रवृत्त रहने का मतलब न करने, यानी कि आपका जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य से प्रवृत्त रहने, यानी कि न करने, प्रवृत्त ना है तो लिख लीजिएगा, अलग रहने, पृथक रहने, न करने, कोई कार्य करने या न करने की अपनी रजामंदी, रजामंदी मतलब अपनी इच्छा, किसी अन्य को, अन्य मतलब हम कौन लिख दिए हैं यहाँ, बी, किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है, इस इरादे से संज्ञापित करता है। संज्ञापित करता है मैंने कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट करता है मतलब कि ए ने अपना इरादा किसको बताया है, बी को। इस इरादे से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति, यानी कि ऐसे कार्य करने या न करने के लिए उस अन्य की अनुमति, यानी कि सहमत उस अन्य की, तो अन्य कौन है इसमें, बी, बी की सहमत क्या कर लें, प्राप्त कर लें। तो ये जो आपका ये कहा जाएगा कि ए ने क्या किया है, प्रपोजल। अब यही तो शब्द है आपका। अब इसी को थोड़ा डिटेल में देखा जाता है। देखिए इसमें आपका क्या क्या पूछा जाता है। जो इसमें पूछा जाता है आपका कि प्रस्थापना की संसूचना, फिर प्रस्थापना कैसे की जानी चाहिए, प्रस्थापना के बिहार में प्रकार से क्वेश्चन बना, आपका काउंटर ऑफर से क्वेश्चन बना, प्रति प्रस्ताव से भी, और साधारण प्रस्ताव। तो बिहार का मॉडल देखिए फिर, ए ए इस ए इस बात का प्रपोजल करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा मैं उसे 500 रुपया इनाम दूंगा। ये प्रपोजल कैसा प्रपोजल है, प्रति प्रस्ताव है कि सामान्य प्रस्ताव है कि विशिष्ट प्रस्ताव है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसको प्रपोजल किया गया है, सबको कि एक आदमी, सबको किया गया है। तो कौन आपका ये प्रपोजल हो गया, जन सामान्य का, साधारण या जनरल प्रपोजल। ये बिहार का आपका मॉडल है, यानी कि इस पर आपका फिर आपका क्वेश्चन बना था आपका बीएचयू में, प्रति प्रस्ताव पर लाउडस्पीकर पर बना था। तो एक एक शब्दों को देखा जाए, सबसे पहला है कि प्रपोजल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। जहाँ तक व्यक्ति शब्द की बात है, व्यक्ति में प्राकृतिक व्यक्ति भी आते हैं, विधिक व्यक्ति भी आते हैं, यानी कि हम लोग भी आ जाएंगे, और जो कंपनी, संगम और समूह है वो भी क्या है, शामिल। प्राचीन काल में प्रपोजल पशु पक्षियों द्वारा भी किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में पशु पक्षियों द्वारा किया गया प्रपोजल मान्य है कि नहीं, जा कबूतर जा,
तो अब मान्य है कि नहीं? बताइए नेताजी, तो मान्य है कि नहीं? चलिए ठीक है, एकदम सत। हाँ हाँ, आपका सोशल मीडिया है इससे भी लेकिन वो अब कबूतर बाघ और तोता को रटवा के नहीं। फिर एक बार देखिए, प्राचीन काल में अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। ये अपने तोते को रटवा कर प्रपोजल बी के पास भेजता है। प्रपोजल तोता बी को बताता है, फिर बी जवाब देता है, वहीं तोता ए को जवाब वापस करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या संविदा का निर्माण हुआ कि नहीं? अब प्राचीन काल खत्म हो गया, जा कबूतर और जा तोता। वर्तमान समय में ये प्रपोजल के साधन माने गए हैं कि नहीं? नहीं माने गए। तो वर्तमान समय में मौखिक करिए, लेटरबाजी करिए, सोशल मीडिया से करिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा करिए, ये सब करिए, यानी कि ईमेल द्वारा करिए, फैक्स द्वारा करिए आपका, लेकिन वो जीव जंतु द्वारा संभव नहीं। सामान्यतः प्रपोजल एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किया जाता है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं से प्रस्थापना कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन जब उसकी हैसियत प्रस्थापक और स्वीकृतकर्ता के रूप में क्या हो? एक हो कि भिन्न हो? भिन्न हो, एक न हो। पीपीए की धारा 5 से थोड़ा कवर करिए तो। कोई जीवित व्यक्ति अन्य जीवित व्यक्ति को, कोई जीवित व्यक्ति स्वयं को, और तीसरा कोई जीवित व्यक्ति स्वयं और अन्य को। तो स्वयं शब्द पर अटैक करना है, यानी कि कोई जीवित व्यक्ति स्वयं को भी संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है। तो स्वयं को कैसे करेगा? एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक उदाहरण देखिए भाई, कुछ अपवादिक दशाएं हैं जहाँ स्वयं से संविदा की जा सकती है। फिर एक बार देखिए, ए के पास ये मकान है और इस मकान का ये स्वामी है। इसने इस मकान का न्यास बनाया, ट्रस्ट बनाया और स्वयं न्यासी बन गया। तो बताइए, अंतरणकर्ता के रूप में या प्रपोजल कर्ता के रूप में इसकी हैसियत क्या थी? ओनर की। और एक्सेप्टेंस करता, प्रतिगृहता या स्वीकारकर्ता के रूप में हैसियत क्या हो गई? न्यासी की। तो ए ने स्वयं से संविदा किया कि दूसरे से? तो कब कोई व्यक्ति स्वयं से संविदा कर सकता है? जब प्रपोजल करता और एक्सेप्टेंस करता के रूप में उसका स्टेटस, स्तर, हैसियत एक हो कि भिन्न भिन्न? भिन्न। अब आइए आपका प्रस्थापना की संसूचना देखी जाए। और आपका देखिए, प्रपोजल ए जब प्रपोजल करता है तो किस ढंग से प्रपोजल ए को करना चाहिए? वह ढंग धारा 3 में दिया गया है। ए या तो कोई एक्ट करे या ओमिशन करे, यानी कि अगर ए मन ही मन कुछ रखता है तो ये प्रपोजल सही नहीं माना जाएगा। प्रपोजल ए द्वारा या तो कोई कार्य करके या कोई लोप करके किया जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि संसूचनाओं का ढंग कहाँ दिया गया है, यानी कि प्रस्ताव कैसे किया जाएगा, स्वीकृत कैसे किया जाएगा, प्रस्ताव को कैसे वापस लिया जाएगा, स्वीकृति को कैसे वापस लिया जाएगा, इसका मेथड, ढंग या तरीका कहाँ है? 3 में। भाई रटे रहिए, बहुत कठिन क्वेश्चन बनता है। किस में है? 3 में है। अब आया कि मान लीजिए कि ए ने प्रपोजल किया और बी को हाँ, पहला नियम ये है कि ए ने जब प्रपोजल किया तो कब ये माना जाएगा कि ए का प्रपोजल आपका बी को पता चल गया है? तो धारा 4 याद रखिएगा, जब ए द्वारा की गई प्रस्थापना आपका बी के क्या आ जाए? नॉलेज। फिर एक बार याद रखिए, जब ए द्वारा किया गया, आसान भाषा में देखिए, जब ए द्वारा किया गया इजब, इजब यानी कि प्रस्ताव बी के नॉलेज में, ज्ञान में आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ए द्वारा की गई प्रस्ताव
या प्रपोजल की संसूचना, प्रपोजल का कम्युनिकेशन क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, पूर्ण हो गया। तुरंत अब केस अटैक करना है। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। क्या बिना प्रस्ताव के ज्ञान के, क्या उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जा सकता है जिसका ज्ञान ही नहीं है स्वीकारकर्ता को? तो लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के वाद में प्रतिवादी का भतीजा भूला था और उसने इनाम की घोषणा की कि जो मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा उसे मैं आपका इनाम दूंगा। अब समस्या ये आ गई कि बी मान लीजिए दूसरा पक्षकार भतीजे को खोज कर ला दिया, और जब ला दिया तब उसे पता लगा कि मालिक ने तो इनाम की क्या की है, घोषणा। मालिक ने इनाम देने से इनकार कर दिया। तो आपका जो खोजा था वह कोर्ट में चला गया। तो न्यायालय में ये प्रश्न आया कि हजूर पहले तो प्रपोजल के इनको क्या हो नॉलेज, तब एक्सेप्ट करें। बिना प्रपोजल के नॉलेज के क्या प्रपोजल को स्वीकार करने से संविदा का निर्माण हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। यानी कि किस केस में कहा गया कि पहले प्रपोजल को ज्ञान हो जाए तब आप क्या करिए, स्वीकार। ये क्वेश्चन आपका बिहार में भी बना था, आपका प्रपोजल के प्रकार पर बना था। ये प्रपोजल कि जो भी व्यक्ति मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा मैं 500 रुपया इनाम दूंगा। बताइए, सबके लिए प्रपोजल किया गया कि एक आदमी, सबके लिए। तो कैसा प्रपोजल हो गया, प्रकार पूछा था, जनरल प्रपोजल, जनरल ऑफर, जनरल सामान्य या जनसामान्य या साधारण प्रस्थापना। ये बिहार का मॉडल है। अगला देखिए आपका, यदि प्रपोजल में कुछ कंडीशन ए ने लगाई है तो ए का कर्तव्य है कि उन कंडीशनों को क्या करे, बता दे कि न बताए, बता दे। यानी कि अगर ए ने प्रपोजल किया है, अब जैसे कंडीशन देखा जाए, आप टीपीए में पढ़े हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट में लिखवा चुका हूँ, कंडीशन सब्सिक्वेंट लिखवा चुका हूँ। वहीं उदाहरण दिया जाए, अगर ये कहता है कि मैं 5 लाख रुपया दूंगा उस व्यक्ति को, और शर्त लगाया है कि जो व्यक्ति इस मगरमच्छ भरे तालाब को तैर कर क्या कर लेगा, पार। तो अगर आप प्रपोजल किए हैं कि हम 5 लाख रुपया देंगे और उस प्रपोजल में कुछ क्या है, कंडीशन है, तो आप कंडीशन को स्पष्ट रूप से उसमें लिखिए कि ना लिखिए, लिखिए। अगर आप नहीं लिखते हैं तो स्वीकृतिकर्ता यानी कि प्रतिग्रहण ग्रहणकर्ता क्या उस आपका शर्त से बाध्य होगा कि नहीं, बाध्य नहीं होगा। लेकिन ऐसी शर्तें लोकनीति के विरोध में न हो। अब इस पर आपका केस है लिली व्हाइट बनाम मोनू स्वामी। फिर आइए, लिली व्हाइट बनाम मोनू स्वामी के केस में कंडीशन देखिए। एक व्यक्ति आपका गया लॉन्ड्री में कपड़ा धुलवाने और लॉन्ड्री वाले ने कोट ले लिया और उसमें आपका ये लिखा था शर्त आपका रसीद में कि अगर कोट भूल जाएगा तो आपका कह सकते हैं कि केवल हम कोट का 50% ही दाम वापस करेंगे। न्यायालय में कोर्ट भूल गया, कोर्ट वाला मुकदमा किया। अब ये कोर्ट वाला कह रहा था कि हजूर जो ये कंडीशन लगी है, जो ये शर्त लगी है, ये जो शर्त है, ये तो आपका पब्लिक पॉलिसी लोकनीति के क्या है, विरुद्ध। अगर ये शर्त मान लिया जाए तो जितने लॉन्ड्री वाले हैं अपने ही कोट रख लेंगे और आधा दाम ग्राहकों को क्या करेंगे, दे देंगे। अतः हमें पूरा दाम दिलवाइए। ये शर्त पब्लिक पॉलिसी के क्या है, आम जनता के हित के पक्ष में कि विरोध में, विरोध में। इस शर्त को न माना जाए, पूरा पैसा दिलवाया जाए। तो जो शर्तें लोकनीति के विरुद्ध होती हैं वह वाइड होती हैं और पूरा पैसा लॉन्ड्री वाले को क्या किया गया, दिलवाया गया। अब आइए आपका प्रपोजल हो गया, तो प्रपोजल का आपका उद्देश्य देखा जाए। प्रपोजल आपका उद्देश्य क्या है? जहाँ तक प्रपोजल का उद्देश्य है,
प्रपोजल का उद्देश्य ये होता है कि जिस व्यक्ति से प्रपोजल किया जा रहा है उसकी रजामंदी ले ली जाए, अनुमति ले ली जाए। किसके लिए? या तो कोई कार्य करने के लिए या कोई कार्य, यानी कि अगर ए ने बी से प्रपोजल किया है तो ए का एम क्या है कि बी की हम सम्मत ले लें, या तो बी की सम्मत किसके लिए लें, कोई कार्य करने या कोई कार्य न करने। यही तो उद्देश्य है। अब जो समस्या यहाँ बनती है आपका, वह बनता है आपका, कह सकते हैं कि जो समस्या बनती है वह आपका एक तो लाउड स्पीकर वाली बनती है और फिर दूसरा इंटेंशन पर बनती है। देखिए, जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, अगर संविदा के लिए संविदा का इंटेंशन होना, यानी कि आपका संविदा का आशय होना इंग्लैंड में आवश्यक है। अगर संविदा का आशय नहीं था, प्रपोजल किया गया, उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया गया, तो ऐसी दशा में संविदा का निर्माण इंग्लैंड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में आपका आशय का होना क्या है? आवश्यक। लेकिन भारतीय विधि में कहीं भी संविदा नियम में आपका प्रपोजल में क्या ए ने बी को प्रपोजल किया है तो ए का इरादा आपका संविदा करने का होना चाहिए कि नहीं, इस बारे में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं। तो आपका दो केस आया। पहला आपका केस आता है, दो केस यहीं याद रखना है। बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस चंद्रचूड़ थे आपका। देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन ये BHU LLM में इस बार बना था। ये क्वेश्चन बना था, थोड़ा सतर्क रहना है। फिर कह देखिए, बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल का केस है 1973 का, सुप्रीम कोर्ट का। और जो हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं, इन्हीं के आपका गए भी थे मैं बता दूं। एक जगह बच्चों से मिलने गए CGI हमारे, तो बच्चों ने पूछ लिया, बड़े तो नहीं पूछ सकते, कि क्या आप इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए कि आपके बाप, आपका बाप और दादा आपका, यानी कि आपकी पीढ़ी वाले जज थे। तो अब क्या बोलें भाई, हम लोग तो नहीं पूछ सकते, लेकिन बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, उनको पूछने में क्या हर्जा है। वो पूछ सकते हैं, आप नहीं पूछ सकते, वो अलग बात है। अवमानना इत्यादि में कहीं न चले जाए। लेकिन बच्चों ने पूछा तो मुस्करा दिए, लेकिन जवाब नहीं दिए। भाई क्या जवाब दें? भाई तो उन्होंने जवाब दिया कि आदमी योग्यता देखी जाती हैं तमाम चीज़ें, केवल बाप के कारण हम नहीं बने, बल्कि योग्यता के कारण भी बने। वैसे जानकारी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं चंद्रचूड़ ने, यानी कि उनको जानकारी में कमी नहीं है, ये मान कर चलिए। क्योंकि शुरुआत अब यही होता है कि जो रिजर्वेशन दिया गया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियुक्ति में कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैं बता दूं। लोअर कोर्ट में है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में, इसीलिए जज के बेटवा बिटिया ही क्या बनते हैं? जज। आम आदमी सोचता रह जाता है। तो ये इस पर विचार चल रहा है, लेकिन सरकार ने कदम भी उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया। ये तो न्यायालय के स्वतंत्रता पर क्या माने अटैक करता है। तो जी में जो क्वेश्चन संविधान से बना कि एक्चुअल पावर जजों की नियुक्ति का किसमें? कोलिजियम में। वहीं 5 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट में और कौन हाई कोर्ट में क्या बनेगा? जज। नहीं, हाई कोर्ट में 2 लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपका 5 की कोलिजियम, CGI और 4 अन्य जज यही डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा। अगला देखिए आपका, तो केस आपका ये, इसमें हुआ क्या देखिए आपका, क्योंकि BHU LLM में भी ये पिछली बार बना था क्वेश्चन आपका,
आपका ये पूछा गया था कि लाउड स्पीकर से जो हो हल्ला मचाया जाता है, आपका मैंने वाक्य 2-3 लाइन दिया था, लाउड स्पीकर से जो हो हल्ला मचाया जाता है क्या उसे प्रपोजल माना जाएगा कि नहीं। इस केस में आपका कहा गया कि इरादा नहीं होता आपका कि प्रपोजल किया जाए, वह तो बिक्री को बढ़ावे के लिए, जैसे लाउड स्पीकर से नहीं चिल्लाते। अब आ जाइए, दो ही सामान बचा है, अब लूट मची है, आकर लूटिए, आधा दाम में क्या ले जाइए, स्वेटर। तो बिक्री बढ़ाने के लिए आपका बिक्री बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो आपका जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में संविदा के लिए संविदा का आशय होना आवश्यक है, और लाउडस्पीकर से जो बातें चिल्लाई जाती हैं ये बिक्री के बढ़ावे के लिए हैं, न कि संविदा के आशय के लिए। नहीं माने। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट में एक और केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय पलट दिया और कहा कि भारत में इंटेंशन का होना आवश्यक। वह दूसरा के देखिए, SBR मुदलियार बनाम राजाबू F बुहारी, 1995 का केस है। SBR मुदलियार बनाम राजाबू F बुहारी का केस आया। इस केस में कहा गया कि भारत में संविदा के लिए संविदा का आशय होना आवश्यक नहीं है। तो वर्तमान में आ जाए कि आवश्यक है कि नहीं, तो इंग्लैंड से कोरिलेट करके आता है। इंग्लैंड में आवश्यक है और भारत में आवश्यक, कहीं बेर एक पर लिख लीजिए, इंग्लैंड में आशय का होना आवश्यक है, भारत में आवश्यक नहीं है। कहीं अलग से SBR मुदलियार, SBR मुदलियार बनाम राजाबू F बुहारी, राजाबू F बुहारी। प्रयास करिए बैरेक्ट पर भी लिखने का मेन केस, क्योंकि लास्ट में वही काम आएगा, उतना मोटा पोथी पत्रा नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ बैरेक्ट पर भी लिखते रहे, चाहे पेंसिल से ही लिखिए। आपका अगला ये, अब अगला जो आपका पूछा जाता है केस विक्स बनाम टाई वाल्ड का, ये भी आपका कोर्स पूछा गया है। देखिए इसमें क्या हुआ, एक दो व्यक्ति एक साथ टहल रहे थे। आपका लड़की का पिता भी एक व्यक्ति था उसमें। लड़की के पिता ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरी इच्छा है कि जो व्यक्ति मेरी बिटिया से विवाह करेगा 100 पाउंड मैं दूंगा। तो लड़का जाकर कुछ दिनों बाद उसकी बिटिया से विवाह कर लिया और ससुर जी से 100 पाउंड मांगने लगा। तो ससुर जी ने कहा कि मैं प्रपोजल थोड़े किया था, मैं तो अपनी इच्छा का केवल क्या किया था, इजहार, और इच्छा के इजहार मात्र से प्रपोजल हो जाएगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या लड़का पाया कि आपका मने कह सकते हैं कि घंटी बजाता रहा उसको क्या बोला जाता है देखिए, बाबा जी का टुल्लू क्या बोला जाता है रघुवीर भैया, और कुछ बोला जाता है, बजाते रहो घंटी, 100 पाउंड 100 पाउंड 100 पाउंड। आपका दहेज अधिनियम पढ़ाया गया, आपका दहेज लेना और देना क्या है। तो लेकिन उपहार तो दिया ही जा सकता है, वो भी कब, विवाह के समय, और वो भी लिस्ट बनी है उसमें, क्या करिए, ऐड करिए, तो अलग बात है। आगे देखा जाए भाई, अगला देखिए आपका तो विक्स बनाम टाइवाल्ड का, वार्तालाप के दौरान अगर केवल इच्छा का इजहार किया जाता है तो क्या प्रपोजल मान लिया जाएगा कि नहीं, नहीं। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है, अगला जो प्रपोजल ए ने किया है वह सर्टेन होना चाहिए, वह निश्चित होना चाहिए। अब 29 सेक्शन जोड़ लीजिएगा, यानी कि ए ने बी से जो प्रस्ताव किया है वह प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए कि अनिश्चित, निश्चित। अगर ए का प्रस्ताव अनिश्चित था, बी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो ऐसी दशा में यह करार क्या होगा, वाइड होगा। सेक्शन याद रखिएगा, मैं बताया था अनिश्चितता के कारण करार क्या होते हैं, शून्य।
सेक्शन याद रखिए 29। एविडेंस की एक धारा मैं जुड़वाया था 93। फिर उदाहरण देखिए, ए बी से प्रस्ताव करता है कि मैं अपना सफ़ेद घोड़ा 1000 या 500 में बेचूंगा। बी इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेता है। बिहार का मॉडल है, आ चुका है ये क्वेश्चन एविडेंस में। पहले तो आप कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, फिर एविडेंस में जाइएगा। ये करार धारा 29 के तहत क्या होगा? शून्य, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस करार का अर्थ निश्चित। अब 1000 में घोड़ा बेचा जाएगा कि 500 में, ये प्रपोजल ही अनिश्चित है। तो स्वीकार कर लेने पर भी ये आपका करार क्या होगा? वाइड होगा। अब आपका इसी को एविडेंस में जाइए जो पूछा गया था बिहार एपीओ में। ए ने बी से लिखित में करार किया है कि वह अपना घोड़ा 1000 या 1500 में बेचेगा। कौन सी कीमत दी जा सकती है? क्या इस बारे इस त्रुटि को, इस मिस्टेक को, इस गलती को सुधारने के लिए कोई बाह्य साक्ष्य ग्राह्य होगा कि नहीं होगा? कोई मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं? नहीं दिया जा सकता। और धारा 29 के तहत ये करार क्या होगा? सुन, अब दो कह देखिए आपका आपका इसमें दो तीन आपका तैयार करना है। पहले गोल्ड बनाम गोल्ड का केस। गोल्ड बनाम गोल्ड का केस ये है कि पति ने पत्नी से ये वादा किया कि जब तक हमारे पास पैसा रहेगा मैं 15 पाउंड प्रति माह देता रहूँगा। पैसा रहेगा नहीं रहेगा, ये निश्चित है कि अनिश्चित? अनिश्चित। पाकिट में रहे न रहे क्या कोई भरोसा है? तो ये करार अनिश्चितता के कारण क्या हो गया? शून्य। दूसरा गुथिंग बनाम लिन है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। गुथिंग बनाम लिन का केस, आपका गुथिंग बनाम लिन का केस। एक व्यक्ति ने दूसरे से प्रपोजल किया कि अगर घोड़ा भाग्यशाली निकला तो 5 पाउंड मैं क्या दूंगा? अधिक। अब बताइए, क्या भाग्यशाली निकलेगा कि दो लत्ती मार कर भाग जाएगा? कोई भरोसा है? अगर दुल्हन भाग्यशाली निकली तो मैं आपका, यानी कि अगर ससुर जी कहे कि अगर दूल्हा भाग्यशाली निकला तो बोलोरो दे देंगे, फार्चूनर दे देंगे, तो पता लगा कि दूल्हा भाग्यशाली निकलेगा कि दो दूध वाला निकल जाएगा, कि आजकल सनकी ज़्यादा हो रहे हैं कि सनकी निकल जाएगा। कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। मैं बता दूं, कोई भरोसा ही नहीं है कि कौन कैसा निकल जाए। सन की निकल जाए कि आपका टार्चर करने वाला, कि दो बूंद वाला, कि पियक्कड़ निकल जाए। इसलिए ज़रूरी ये है कि लड़कियां भी खोजी कुत्ता बनते हुए और लड़के का पूरा इतिहास क्या करें। तो भाई नाम नहीं लिया जाएगा कोचिंग में ही। एक लोगों की 4-5 बार शादी तय हुई, और जैसे वो लड़का लड़की से बात करने लगता था वैसे ही लड़की शादी से इनकार कर देती थी। अब ये हुआ कि क्या तुम में कमी है? समझाया गया कि बात ही क्यों करते हो? तो दो चार भाई कमी है तो आप ऐसी बात ही क्यों करते हो कि आपका अंगूठी हाथ में रह गई और शादी हुई नहीं सगाई के बाद। एक दो लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं। शादी तय होने के बाद भी एक दो लोग बात वोत नहीं करते कि कहीं मुख से कुछ गलत निकल गया तो क्या होगा। फिर आपका बरबीसा बीसा, अब अगला नहीं कहा जाएगा भाई। वो तो आपका बरबीसा मतलब 20 साल, अब फिर बीसा लगा दीजिए तो 20 साल, 40 साल पर ही रह जाए। उसके बाद तो भाई आपका राण साण सन्यासी की श्रेणी में आ जाएगा। उसके उसके बाद आपका महामंडलेश्वर बन जाएंगे। दंडी स्वामी अब कुंभ में जाकर क्या करेंगे? आपका प्रवचन देंगे, और हम जैसे लोग ही उनका क्या लेंगे? आशीर्वाद। कंप्यूटर तो कई लोग तो पांचों स्नान जो कर लेता है, 5 शाही स्नान महामंडल। आगे देखा जाए भाई आपका अगला क्वेश्चन आपका देखा जाए, यानी कि इसमें एक और क्वेश्चन आपका देखना है कि प्रपोजल 100 उद्देश्य के साथ किया जाता है।
संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन। जज का नाम याद रखिएगा, स्टोवेल। किस जज ने कहा संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है? तो स्टोवेल ने। किस केस में कहा? तो डार्लिंगपन बनाम। तो अब प्रपोजल का फिर लास्ट में आ जाइए। प्रपोजल के लिए ज़रूरी है कि दो व्यक्ति होने चाहिए। आपका प्रपोजल को संसूचित होना चाहिए। तीसरा, प्रपोजल के बिना ज्ञान के उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। आपका प्रपोजल में कंडीशन है, तो उस कंडीशन को क्या करिए, बताइए कि ना बताइए। अगर कंडीशन अवैध है तो क्या मानने के लिए कोर्ट बाध्य है? नहीं। और प्रपोजल निश्चित हो कि अनिश्चित? अगर अनिश्चित है, स्वीकार कर ही लिया, तो वह करार किस धारा के तहत शून्य होगा? 29 के तहत। तो 29 में आपका फिर याद रखें, भविष्य में करार करने का करार क्यों शून्य होगा? क्योंकि भविष्य में कोई करार कर पाएगा कि नहीं, ये अनिश्चित है। आपका याद रखिएगा, चार निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। थोड़ा शुरुआती दौर में जो परिभाषाएं हैं समय लेती हैं 2-3 दिन, फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि स्पीड बढ़ाकर पढ़ाया जाए। आज थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा गया है, कल से और थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और लास्ट आते आते आपका गाड़ी एकदम पिकअप में कर देनी है, ताकि एकदम भाई घर से पढ़ कर आइए। भाई टीपीए का चूँकि समय कम है, तो आप लोग सबसे अच्छा तरीका है कि नोट्स रखे रहिए। कुछ एक्स्ट्रा बातें जो मिलेंगी, उसी 2-4 बातें ही मिलेगी, नोट्स में हम आपका लिखवा देंगे। तो कल नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप देखते हैं कॉन्टेक्ट का नया नोट्स अगर कोई लिखा हुआ अच्छा, तो हम 1-2 दिन में प्रोवाइड कराते हैं। पुराने में कुछ कमी है आपका, क्योंकि लिखवाने में समय ज़ाया होगा। तो सबसे अच्छा तरीका उसका ये है कि आप भाई नोट्स में कुछ लिख लीजिए, और बेयर एक्ट पर भी लिखते रहिए।